नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस स्टडी सब्जेक्ट के इस यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर के पूरे भारत देश में कंफ्यूजन है। हर किसी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव के अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग अनुमान हैं, अलग अलग विवेचनाएं हैं। कोई किसी को 60 सीट दे रहा है, कोई उल्टा जाकर के उससे अधिक सीटें किसी को दे रहा है, कोई कह रहा है कांटे का संघर्ष है, 40-40 पे मामला सिमटेगा। आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर है क्या? उत्तर प्रदेश में इतना दम क्यों है? राजनीतिक दम क्यों है? उत्तर प्रदेश की ताकत, राजनीतिक ताकत लोकसभा में 200 जादुई आंकड़ा 272 तक पहुंचने के लिए काफी जरूरी होता है। हिंदुस्तान के इतिहास में केवल और केवल पीवी नरसिम्हा राव ही एक ऐसी सरकार बना पाए जिसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। अन्यथा इस भारत देश में जितनी भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश के बड़े कंट्रीब्यूशन के बिना, बड़े योगदान के बिना वो सरकार बनी ही नहीं। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार जनता परिवार की रही हो, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, सब के सब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बिना जो है 80 सीटों के लिए बहुत ताकत झोंकते रहे और बहुत बड़ा हिस्सा वहां से हासिल भी करते रहे। आज के उत्तर प्रदेश को लेकर खास करके बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, चारों तरफ इसकी अटकलें की बाजार गर्म है। सीटें कम हो रही है, मोमेंटम विपक्ष का बन रहा है, तमाम सारी बातें चल रही है, लेकिन ये डाटा, ये आंकड़ा कहाँ जाकर के ठहरेगा, ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश 2014 के भीतर थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर खाने मान रहे थे। 10 सीटें पिछली बार मिली थी, 30, 32, 35 मिल जाए तो नाक बच जाएगी और फिर इसको बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित भी किया जाएगा। लेकिन मिला कितना? 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी गठबंधन के साथ पहुंच गई और उन 73 में 71 भारतीय जनता पार्टी की। 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो बुआ बबुआ अलायंस भी हुआ, यानी सपा, बसपा और आरएलडी का। अखिलेश यादव, मायावती और अजित सिंह की पार्टी का गठबंधन भी हुआ और वो गठबंधन नेताओं का गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं भरे। जब दिल नहीं मिले तो बड़े नुकसान से भारतीय जनता पार्टी बच गई, क्योंकि सपा और बसपा में ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पर गठबंधन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी नुकसान के बावजूद अपने गठबंधन के साथ 64 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2 सीटें अपना दल को और 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। आज की स्थिति में कुछ ऐसा ही बताई जा रही है जो 2014 में थी। 2014 में अंडर करंट को लोग महसूस नहीं कर रहे थे। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीटों पर पहुंच जाएगी, जीत दर्ज करेगी। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। सब कम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तो बना है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्जन होगा, कितनी सीटें आएंगी, ये कहना काफी मुश्किल है। 30 से ज्यादा सीट तो कोई दे भी नहीं रहा इंडिया गठबंधन को। अब हमें भी नहीं पता कितना सीट इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में आएगा। सीटों को लेकर के कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर की मिजाज को जानने के लिए, समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को समझना काफी लाजमी होता है। और उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण के ऊपर अगर आप नजर डालें तो साफ दिखाई पड़ता है कि समाज का जो अग्रा वर्ग हो, जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं, करीब करीब 20% जो है वोट उसके होते हैं। 20% वोटर्स उनके होते हैं। 20% वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं और 21-21.5% वोट जो है दलित समाज के होते हैं। 1% से थोड़ा कम, या मान सकते हैं कि लगभग 22% वोट SC/ST के होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ST का भी होता है। तो 20 स्वर्ण, 20% अल्पसंख्यक और 22% SC/ST। ये 62% का जो आंकड़ा होता है, बचे कितने? बचे 38%। और यही 38% वोट जो है OBC और EBC के वोट। और इन्हीं 38% वोटों के ऊपर सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश के भीतर काफी हद तक टिका हुआ है। कुछ हद तक दलित वोटों के हिस्से पर भी टिका हुआ है। और बात 2014 के लोकसभा चुनाव के अगर करें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली और जब वोट पड़े उनको, उसके समीकरण को समझने के लिए खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उस बात को समझने के लिए ये जानना लाजमी होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सफलता का स्वाद चखा कैसे, 10 से 73 तक वो पहुंचा कैसे 2014 में। तो साफ दिखाई देता है कि 2014 के भीतर
भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों के साथ करीब करीब 43.5% यानी 43.6% वोट पड़े थे। 43.6% वोट। समाजवादी पार्टी, जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के भीतर 2014 में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी 22.3% वोट ही हासिल कर पाए। तीसरे नंबर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी विधानसभा के भीतर, जो कुछ साल पहले तक पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती बहुजन समाज पार्टी, और 22 सीटों के साथ 2009 में लोकसभा पहुंची कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 60.5% वोट 2014 में। तो साफ जाहिर होता है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गैर डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट, गैर प्रभुत्वशाली समुदायों को हर कैटेगरी से, चाहे SC ST हो, चाहे वो OBC EBC हो, सबको चुनावी हिंदुत्व के पाले में नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की आस के साथ, नरेंद्र मोदी के द्वारा खुद को पिछड़ा, अति पिछड़ा, नीची जाति का बताए जाने के जुमले के साथ, इन सब के साथ क्लब करते हुए एक ऐसी राजनीतिक आइडेंटिटी, राजनीतिक पहचान बनाई जिसमें स्वर्ण वोटों का हिस्सा यानी जनरल कैटेगरी के वोटों का जो 20% हिस्सा है, करीब करीब वो इन आउट होकर के बीजेपी के पक्ष में तो गया ही, पिछड़े वर्ग से भी गैर प्रभुत्वशाली बिरादरियों के इस वोट बड़ी संख्या में गए और गैर जाटव वोट दलितों से भी बहुत बड़ी संख्या में रहा, गैर यादव OBC से और गैर जाटव दलितों से। नतीजा ये निकला कि कुछ वोट ज़्यादातर जो है गैर यादव पिछड़ों के और गैर जाटव दलितों के वोट और जनरल कैटेगरी के वोटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहारे, यानी अपना दल के सहारे, उस गठबंधन के सहारे 43.6% वोट तक सिमट गई। मतलब सिमटी ने पहुंच गई, 43.6% वोट तक पहुंची बीजेपी, और यही 43.6% वोट भारतीय जनता पार्टी अलायंस के उसको 80 में से 73 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने में कामयाब है। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। तब तक राज्य में बीजेपी की सरकार भी बन चुकी थी। बीजेपी की वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव में कम हुई। कारण क्या था? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कैसे हुआ? इस तरह से हुआ, इस तर्ज पे हुआ कि नेताओं के दिल तो मिल गए, RLD भी उस गठबंधन में शामिल हो गई, जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह की पार्टी, लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर जुड़ नहीं पाए एक दूसरे से। सपा बसपा और RLD के गठबंधन ने 40% वोट हासिल किए, वहीं 6.5%, 6.3% के आसपास कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपनी गठबंधन के साथ 43.6% वोट पर थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, वो अपने वोटों को 7.5% बढ़ाते हुए 7.5% बढ़ाते हुए 51% पर अपने गठबंधन के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में पहुंच गई। सोचिए, 43.5% के वोट के साथ 73 सीटें और 51% वोटों के साथ 64 सीटें। वोट परसेंटेज बढ़े लेकिन सीट घटी। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का प्रभाव था, योगी आदित्यनाथ का चुनावी हिंदुत्व का भी प्रभाव था, नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व का भी प्रभाव था, मतलब सबका प्रभाव था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन ने, RLD के गठबंधन ने कोई ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय राजनीति के भीतर कोई विकल्प पेश करने जैसी हालत खड़ी नहीं की, जैसी स्थितियां खड़ी नहीं की, जिससे सीधा सीधा जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। गठबंधन बहुत बड़ा था, आधार वोट बड़े थे, लेकिन उन नतीजों में उस तरह से परिणत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। आज हालात 2024 का बदला हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीद के किरण थे, 2019 में उम्मीद के किरण से बाद ग्राफ तो गिरा, लेकिन परिस्थितियां ये थी कि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन, क्योंकि विकल्प के तौर पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी उस तरह से जनता के भीतर पेश नहीं कर पाए थे जो आज 2024 में कर रहे हैं। 24 के हालात की अगर बात करें, 24 के हालात में बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है और 19 और 24 के बीच में 2022 में खड़ा होता है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी
जो 20% वोटों के आसपास खड़ी थी वो सीधे 12.5% वोटों पे आकर गिर गई थी। 2022 की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव 2019 में 6.3% वोट पर थी, वो 2.3% वोट पे आके खड़ी हो गई। सीधे 4% का नुकसान हो गया 2022 के यूपी विधानसभा में। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 37% पर आकर के सपा का गठबंधन खड़ा हो गया, और जो लोकसभा चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी 51% वोटों पर थी, वो सीधे गिर करके अपने गठबंधन के साथ 42.5% से थोड़ा ऊपर यानी करीब 43% के वोटों पर आके खड़ी हो गई। 5.5% के लॉस, इतना बड़ा अंतर यूपी विधानसभा में सीटों का दिखाई पड़ने में। आज हालात बदल गया है, मंजर बदला हुआ है। आज कोई ये नहीं कह रहा, और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन, क्योंकि आज देश की जनता के सामने विकल्प है, और विकल्प राहुल गांधी ने बनाया, विकल्प उनके भारत जोड़ो यात्रा ने बनाया, विकल्प उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भी बनाया है। अब विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित नेता के कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर ताजपोशी ने भी बनाया। संभवतः इंडिया अलायंस के सरकार बनने पर भी अब कहीं वही प्रधानमंत्री हो। लेकिन विकल्प जब इस तरह से सामने आ गया कि संघर्ष करने वाला, पूरे देश को पैदल माप देने वाला नेता इस भारत देश में जाति जनगणना के साथ, दलितों और आदिवासियों के मुद्दे के साथ, पेपर लीक को खत्म करने की बात अपने गारंटी के रूप में चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करने के साथ, और 30 लाख वैकेंसी देने की यानी नौकरियों की देने की 15 अगस्त से पहले उस वैकेंसी निकालने के वादे के साथ, और इन सब के बीच जो है सभी शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात के साथ जो है, जब एक मजबूत विकल्प के रूप में, और उसमें किसानों का मुद्दा भी अगर जोड़ दें जो एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का है, तो एक मजबूत विकल्प के रूप में जब राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस को खड़ा कर दिया, एक दलित चेहरे को सामने ला दिया, तो उस परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी से छिटक रहा दलित वोटर, जो कभी लाभार्थी चेतना के नाम पर कंफ्यूज हो रहा था, तो कभी अखिलेश यादव के साथ जाने से हिचक रहा था, अब वही दलित वोटर ये कहता हुआ दिख रहा है, दलित समाज का वोटर, कि अखिलेश यादव को तो 2027 में देखेंगे कि करना क्या है, वोट कहाँ देना है। लेकिन आज सवाल संविधान बचाने का, आज सवाल देश बचाने का है, और आज सवाल इस देश में उस तथाकथित तानाशाही के मॉडल को खत्म करने का है, जिस मॉडल के तहत कोई सरकार, कोई कैबिनेट, किसी का महत्व नहीं, किसी की प्रासंगिकता नहीं, व्यक्ति नाम अगर केवल हिंदुस्तान की इस तरह का खेल चल रहा है, तो उस कोशिश से हिंदुस्तान को बाहर निकालने का कांशीराम की विरासत, ये एक मिशन के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर स्थापित हुई थी, वो मिशन जो है, ध्यान रखिए, लंबे समय तक लाभार्थी चेतना का हिस्सा नहीं बन सकता था, वो भागीदारी के लिए बना था। बाकी आप देखिए 4 जून को क्या परिणाम आता है। जय हिंद, जय भारत।